बच्चों, इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत। और आपको अपने ज़िंदगी का सीखने का लेवल आपको बढ़ाना है तो बट नेचुरली आपको कष्ट तो उठाने पड़ेंगे। और आपके जो परफॉर्मेंस जोन है, आपकी ज़िंदगी का जो परफॉर्मेंस जोन है, उसको बेटर करने के लिए आपका प्रिपरेशन जोन, उसको आपको बेटर करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर आपको डिफ़िकल्ट जोन से निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से निकलकर डिफ़िकल्ट जोन में निकलना पड़ेगा। देखिए, कुछ चीज़ों पे विचार करते हैं। अपने आगे सीखने में क्या क्या चीज़ें बाधक बनती हैं। अपने समय बीतने के साथ साथ में अपने मस्तिष्क के अंदर कुछ ऐसे थॉट्स, ऐसे विचार जगह कर लेते हैं जिनकी अब आवश्यकता नहीं है। पहले आवश्यकता शायद हो सकती थी, लेकिन अब उनकी आवश्यकता नहीं है। और वो विचार, नए विचार वो आने नहीं देते हैं। इसलिए उन विचारों को आपको छोड़ना पड़ेगा। और उन विचारों को छोड़कर आपको नए विचार जो सीखने के लिए, आगे सीखने के लिए ज़रूरी है, उनको आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर डालना पड़ेगा। आपको यदि नया परिणाम चाहिए, अलग परिणाम चाहिए, बेटर परिणाम चाहिए, तो पहले काम करने का जो तरीका है उसको आपको बदलना पड़ेगा। यदि आप पहले अब भी आगे भी आप काम करने का वही तरीका अपनाएंगे जिससे आप पहले कर रहे थे, तो आप बट नेचुरली आप मान के चलिए कि रिजल्ट वही आने वाले हैं जो पहले आप प्राप्त करते थे। यदि आपको बेटर फल चाहिए, यदि किसी वृक्ष के आपको ज़्यादा क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में यदि आपको फल चाहिए, तो आपको उसकी जड़ों में देखना पड़ेगा, उसकी जड़ों के अंदर जाना पड़ेगा। और जड़ों के अंदर आपको अच्छी निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, अच्छा खाद देना पड़ेगा, और समय समय पे आपको पानी देना पड़ेगा। और उसकी समय समय पे आपको उसकी देख रेख करनी पड़ेगी कि कहीं नेगेटिव थॉट वाले कोई जानवर उस वृक्ष को खा तो नहीं रहे हैं। इन सब चीज़ों का आप यदि ध्यान रखेंगे तो आगे आने वाले साल के अंदर जो आपको फल मिलने वाले हैं वो अच्छी क्वालिटी के और मीठे और बड़े और ज़्यादा सुंदर दिखने वाले फल आपको प्राप्त करने हो पाएंगे, और उसकी कीमत आपको ज़्यादा मिल पाएगी। इस कंफर्ट जोन से निकलकर आपको डिफ़िकल्ट जोन में जाना पड़ेगा। डिफ़िकल्ट जोन में जाने के लिए बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि आपका मन, शरीर हमेशा ये चाहता कि आरामदेह स्थिति में रहें। आरामदेह स्थिति से आपको निकलना पड़ेगा। इसके लिए एक पक्षी बाज की जीवनी के ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। बाज की जो जिंदगी होती है, उसका जो जीवन होता है, 70 साल की उम्र उसकी होती है। और 70 साल की उम्र में, लेकिन 40 साल की उम्र के आसपास उसकी ज़िंदगी में एक अहम पड़ाव आता है। अहम पड़ाव क्या आता है कि 40 साल की उम्र के लगभग उसके शरीर के 3 महत्वपूर्ण अंग, जिसके अंदर चोंच, पंजे और पंख, ये तीनों जो महत्वपूर्ण अंग हैं, वो उनकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है, उसकी क्षीण हो जाती है क्षमता। और वह अपने शिकार को ढूंढने में, उसको पकड़ने में और उसको खाने में, उसको भोजन के रूप में लेने के अंदर वो कठिनाई महसूस करता है। तो अब उसके पास, बाज के पास में 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो हार मान के आत्महत्या कर ले। दूसरा ऑप्शन है उसके पास में कि वह गिद्ध के समान अपने दूसरों के द्वारा त्यागा हुआ या मरा हुआ पक्षी का या जानवर का वो उसको भोजन के रूप में उसको ग्रहण करे। और तीसरी जो ऑप्शन है उसके पास है कि वह अपने आप को पुनर्स्थापित करें, पहले जो 2 रास्ते हैं वो थोड़े सरल रास्ते हैं और कम समय लगने वाले हैं, लेकिन बाज तीसरा रास्ता जो कठिन है और लंबे समय पीड़ादायक जो रास्ता है उसको चुनता है। और ये चुनने के बाद में वो अपने आप को पुनर्स्थापित करने के लिए विचार बनाता है। ये विचार बनाने के बाद में वो एक पहाड़ी के ऊपर जाता है, किसी ऊंची पहाड़ी के ऊपर जाके एक शांत वातावरण वाली एकदम एकांत जगह
ढूंढता है, वहाँ जाके घोंसला बनाता है और घोंसला बनाने के बाद में फिर उसकी पुनर्स्थापित करने की 150 दिन की, लगभग 150 दिन की यात्रा, उसकी जो कठिन यात्रा उसकी होती है वो शुरू होता है। उस समय में बाज सबसे पहले अपनी चोंच, जो मुड़ी हुई चोंच है, उसको तोड़ तोड़ के उस चट्टान के ऊपर चोट मारता है। चोट मार के अपनी चोंच को वो तोड़ता है। चोंच टूटते वक्त उसके चोंच में से खून आते हैं। आप मान लीजिए एक पक्षी के लिए चोंच से खून आना कितना पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अपनी चोंच को टक्कर मार के उसके पत्थर के ऊपर टकरा के और उसकी चोंच को तोड़ देता है। कुछ समय बाद के अंदर उसकी नई चोंच आ जाती है। उसके बाद में वह उस नई चोंच के द्वारा अपने जो पंजे हैं, जो मुड़े हुए पंजे हैं, उन पंजों को तोड़ता है। तोड़ने के बाद में भी कुछ समय बाद में पंजे भी उसके नए आते हैं। उसके बाद में पंख, एक एक पंखुड़ी को चोंच के द्वारा वो नोच कर निकालता है और निकालने के बाद में सारे पंख, जो पुराने पंख है, वो हटा देता है और उसके बाद में उसके पंख भी नए आ जाते हैं। इस प्रकार से 150 दिन, लगभग 150 दिन के समय में उसके पंजे नए, चोंच नई और पंख नए होके बाज अपने आप को पुनर्स्थापित कर लेता है और वापस अपनी नई ऊर्जा के साथ में वही नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए वापस वही अपने आकाश का पूरा जो राजा, पक्षियों का राजा है, वो बनकर और वापस अपनी परफॉर्मेंस पहले के जैसे ही वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है। देखिए बच्चों, ये जो समय है आपका परफॉर्मेंस जोन को बेटर करने का समय है। और परफॉर्मेंस जोन को वो बेटर कैसे करोगे? जब आप प्रिपरेशन जोन को आप बेटर करोगे। परफॉर्मेंस जोन का मतलब है दोनों जोन में मैं आपको अंतर बताता हूँ। प्रिपरेशन जोन का मतलब है जो आपका अभी जो समय चल रहा है, आपका स्कूल का या महाविद्यालय, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप ट्रेनिंग ले रहे हो, चाहे आप IIT में ले रहे हो, पॉलिटेक्निक में ले रहे हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में ले रहे हो, या और किसी एकेडमिक कॉलेज में आप ट्रेनिंग ले रहे हो या एजुकेशन ले रहे हो, तो ये जो आपका समय है वो प्रिपरेशन जोन का समय है। परफॉर्मेंस जोन में बेटर करने के लिए आपको प्रिपरेशन जोन में ज़्यादा अच्छा सीखना पड़ेगा। आप यदि प्रिपरेशन जोन के अंदर ज़्यादा अच्छा सीखोगे तो आपकी परफॉर्मेंस जोन बेटर रहेगा। परफॉर्मेंस जोन का मतलब है, परफॉर्मेंस जोन के अंदर आप ट्रेनिंग करने के बाद में फिर आगे जाके कोई न कोई सर्विस करोगे, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो सकती है या प्राइवेट सर्विस हो सकती है, और इसके अलावा अपना खुद का व्यवसाय भी आप कर सकते हो। तो चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन यदि परफॉर्मेंस जोन के अंदर आपको ज़्यादा अच्छे लेवल पर पहुंचना है, ज़्यादा अच्छी सैलरी कमानी है और आपका जो लेवल है वो अच्छा रहे, तो उसके लिए आपको अभी प्रिपरेशन जोन को बेटर करना पड़ेगा। और प्रिपरेशन जोन को बेटर करने के लिए ये जो आपको अभी समय मिला हुआ है, वो इससे बेटर समय आपको हो नहीं सकता। अभी आपको काफ़ी समय मिला हुआ है जिसके अंदर आप अपनी प्रिपरेशन जोन को आप और बेटर कर सकते हो। अब प्रिपरेशन जोन को बेटर करने के लिए वो क्या डिपेंड करता है, जो आपकी परफॉर्मेंस जोन के अंदर आपकी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए जो फैक्टर काम में आते हैं, वो तीन मुख्य फैक्टर है। पहला जो फैक्टर है वो भाषा, आपकी भाषा के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। दूसरा है आपकी इमेजिनेशन पावर, कल्पना शक्ति, और तीसरा है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। ये जो तीन जो पॉइंट है वो यदि आपके सुदृढ़ रहेंगे तो आपके परफॉर्मेंस जोन के अंदर आप अच्छा लेवल आप प्राप्त कर सकते हो। अब अपन एक डिटेल में विस्तृत से इस जो तीनों लेवल है या तीनों स्किल है उसको सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। भाषा का सुधार, भाषा में आपकी सबसे पहले अपनी जो मातृभाषा है उसके पर विचार करते हैं। हिंदी के अंदर आपको एक तो आपका हिंदी लिखित हैंडराइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी हो, देखिए आप
कागज़ के अंदर जो अपने विचार लिखते हो, दूसरे व्यक्ति के पास में जो वो कागज़ जाता है तो वो कागज़ आपकी छवि बता रहा है। उसकी यदि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो ये बात मान के चलिए कि आपका एक आपकी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, आपको प्रतिबिंब दिखा रहा है, वो आपकी एब्सेंट के अंदर आपका प्रतिबिंब है। तो वो हैंडराइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जो वर्ड फॉर्मेशन है, चाहे के लिखा हुआ है, से लिखा हुआ है, तो जैसे वर्ड फॉर्मेशन होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अपने हिसाब से अलग डिज़ाइन कर ली और उसके अलावा ऊ की मात्रा कैसे लगनी चाहिए, बड़ा ऊ की मात्रा कैसे लगनी चाहिए, बड़ी छोटी की मात्रा कैसे लगनी चाहिए, उसकी जो फॉर्मेशन है, अक्सर की जो बनावट है उसको बदले नहीं। बच्चे क्या करते हैं, अपने हिसाब से उनकी बनावट बदल देते हैं और उसके कारण से उनकी हैंडराइटिंग जो है वो इतनी ख़राब हो जाती है कि कई बच्चों की हैंडराइटिंग तो वो खुद भी नहीं पढ़ पाते हैं, ये स्थिति हो जाती है। इसलिए आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है हैंडराइटिंग को इम्प्रूवमेंट। अब हैंडराइटिंग को इम्प्रूवमेंट कैसे करें? हैंडराइटिंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए सीधा तरीका है, आप बारहखड़ी लिखिए। बारहखड़ी की एक के वाली लाइन लिखिए, उसके बाद में 5 लाइन खाली छोड़ के उसको जो पूरी के की जो बारहखड़ी की लाइन है उसको 5-5 बार आप रिपीट कीजिए। इसी तरह से खे वाली, इसी तरह से पूरी बारहखड़ी को आप रिपीट कर लीजिए। और मेरी बात सुन लीजिए, जब आप रिपीट करोगे घर पे इस बारहखड़ी को, तो आपको आपके भाई बहन और भी कह सकते हैं कि अभी आप ये कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो और अभी आप बारहखड़ी लिख रहे हो, तो आप ये मत सोचिए, तो सबसे आप ये मत सोचिए कि लोग क्या कहते हैं। देखिए, ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, आपको स्वयं को क्या करना है उसके ऊपर आपको चिंतन करना है। यदि आप समझते हो कि आपकी हैंडराइटिंग पुअर है, वर्ड फॉर्मेशन खराब है, तो आप अपने क्लास फर्स्ट, कक्षा फर्स्ट के लेवल में या एलकेजी के लेवल तक आप जाके उसको सुधारिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सुधार के आप धीरे धीरे अपना लेवल, आप उसको हैंडराइटिंग की लेवल आपको सुधारना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपके विषय के, आपके जो भी विषय हैं, चाहे थ्योरी हो, कैलकुलेशन हो, या ड्राइंग के अंदर भी कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं। ऐसे हिंदी के वर्ड्स जो आपको लगता है कि कठिन है, जैसे प्रत्यावर्ती है, प्रतिकर्षण है, उत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणवती है, चतुर्भुज है, ये ऐसे शब्द हैं जिनको लिखते वक्त बच्चे अधिकतर वर्तनी की अशुद्धियाँ करते हैं और वो गलत होती है। तो इनको आपको सुधारना है। आगे जाके परफॉर्मेंस जोन में आप मान लीजिए आपने एक एप्लीकेशन लिख के भेजी किसी ने, चाहे आप छुट्टी की एप्लीकेशन लिखी है आपने अपने डिपार्टमेंट को, या कोई भी चीज़ मांगने के लिए दूसरी डिपार्टमेंट को आपने एप्लीकेशन लिखी, चाहे वो हिंदी में हो सकती है या इंग्लिश में हो सकती है। यदि उस एक पेज की एप्लीकेशन के अंदर यदि 4-5 गलतियां आपने कर दी तो आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं होगा, और जब इम्प्रेशन आपका ठीक नहीं रहेगा तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर जाता है, आपके इंक्रीमेंट के ऊपर जाता है। और इसलिए आपको अपनी हैंडराइटिंग आपको सुधारना है और वर्तनी की अशुद्धियाँ आपके उसके अंदर नहीं रहें, इसका आपको विशेष ध्यान रहे। इसी तरह से इंग्लिश के अंदर देखिए, जितनी भी आगे आप ज़िंदगी के अंदर बढ़ने के लिए, या एमएनसी कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके अंदर यदि आप चाहते हो कि आपकी प्रोग्रेस हो तो उसके लिए आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आपको अपनी मातृभाषा का पूरा मान सम्मान करना है। उस पहले मातृभाषा है, मातृभाषा को स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन मातृभाषा के साथ साथ में आपको इंग्लिश भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और इंग्लिश अच्छी हो उसके लिए वही आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो। हैंडराइटिंग इंग्लिश के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, चाहे कैपिटल हो या स्मॉल हो, इनका जो फॉर्मेशन है इंग्लिश के अंदर,
कौन सा लेटर कितनी लाइन में जाए। कोई लेटर 2 लाइन के अंदर लिखा जाता है, कोई ऊपर की 3 लाइन में लिखा जाता है, कोई नीचे की 3 लाइन में लिखा जाता है। तो जे कैसे लिखना है, के कैसे लिखना है, एल कैसे लिखना है। कई बच्चे इसमें गलतियां करते हैं जिसके कारण से उनकी हैंड राइटिंग जो है ख़राब होती है। तो अभी ये समय है, इसके अंदर आपको यदि अल्फ़ाबेट लिखने की आवश्यकता पड़े तो वो मैंने जैसे बताया आपको अल्फ़ाबेट लिख के और उसको आप 5 बार इसको रिपीट कीजिए ताकि आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो सकते। इसके अलावा आपके जो भी सब्जेक्ट है उसके अंदर इंग्लिश के जो हार्ड वर्ड है, टेक्निकल जो वर्ड्स हैं वो जनरली ज़्यादातर इंग्लिश के अंदर ही होते हैं। और उसके जो स्पेलिंग है उसके अंदर बच्चे काफ़ी गलतियां करते हैं। तो जितने भी हार्ड वर्ड है उसको आप एक साथ लिख लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए जो हार्ड वर्ड की, जिसके अंदर वो ये कठिन शब्द आपके लिखे हों। और जैसे कठिन शब्द में जैसे आपके अल्टरनेटिंग है, डेमोन्स्ट्रेशन है, स्पेसिफिकेशन है, तो ये ऐसे शब्द हैं जिनके अंदर बच्चे गलतियां करते हैं। और ये शब्द सब आगे जाके आपके जब भी आप इंडस्ट्री के अंदर काम करोगे या कहीं भी काम करोगे तो ये शब्द आपके बिल्कुल आपके टेक्निकल वर्ड्स हैं, इसलिए आपको पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं और आपके साथ में रहेंगे। इसलिए आपको इनकी स्पेलिंग वगैरह आपको पूरी आनी चाहिए। तो इसको शब्द को एक बार लिख के उसके बाद 5 बार आप उसको लिखना है। उसके बाद में यदि आप चाहें तो उसकी डिक्टेशन भी आप अपने साथियों के साथ में या अपने घर पे आपके भाई बहन हैं उनसे आप सहायता लेके आप डिक्टेट आप दे सकते हो आगे। और आपका भाषा लिखित में आपकी भाषा जो है वो अच्छी हो, इसके लिए इम्पोर्टेंट है हेडिंग। जो भी आप लिखें वो उसका जो हेडिंग है वो भी आपके अच्छे होनी चाहिए। हेडिंग आपका बड़ा हो, कलरफुल हो, अट्रैक्टिव हो। कोई न कोई उसके अंदर ऐसी चीज़ डाली ताकि वो अट्रैक्ट लगे, सुंदर लगे और अच्छा लगे। तो ये आपका हेडिंग भी आपका जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसके अलावा इस समय में आप और आपकी प्रिपरेशन अच्छी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी जितने भी बुक के अंदर जितने भी चित्र हैं, फिगर्स हैं, उनको फ्री हैंड स्केच कीजिए। फ्री हैंड स्केच का मतलब है कि आपको बिना स्केल को काम में लिए हुए आपको उसको बनाना है और एक चित्र को आपको सेम रिपीट करके आपको 5 बार बनाना है। जैसे आपने एक आपका मान लीजिए आपने हैमर का चित्र बनाया, तो उस हैमर को आपको 5 बार उसी हैमर का आपको 5 बार रिपीट करना है। उसके बाद में मान लीजिए आपने कॉम्बिनेशन प्लायर का चित्र बनाया, तो कॉम्बिनेशन प्लायर को आपको 5 बार रिपीट करने हैं। और रिपीट करते हुए तो आपको ये भी ध्यान रखना कि उसके अंदर जो पार्ट्स के नेम हैं वो आपको 5 बार आपको लिखने हैं। आपको इसको रिपीट करने का मतलब है कि आपको बार बार आपके माइंड के अंदर आपको एक ही चीज़ डालनी है ताकि आपको वो चीज़ आपको याद आ जाए। तो ये है आपका फ्री हैंड स्केचिंग। फ्री हैंड स्केचिंग आपके थ्योरी के अंदर तो काम आएगा ही। उसके बाद इसके अलावा ये आपके ड्राइंग के अंदर भी काफ़ी कवर कर जाएंगे, जैसे कॉमन हैंड टूल्स है। इसके अलावा जितने भी चित्र है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर जितने भी सर्किट डायग्राम्स हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सर्किट डायग्राम्स वगैरह हैं, तो ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं उनको भी आप एक्सरसाइज करके एक साथ आप लिख लीजिए। और जैसे सुबह सुबह गीता और रामायण अपन पढ़ते हैं, तो एक बार रोज़ केवल एक बार आप उसको रोज़ आप एक बार रीड कर लीजिए, तो आपको 15-20 दिन के अंदर वो फॉर्मूले आपके कंठस्थ आपको याद होना चाहिए। रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और जब भी आपके एग्ज़ाम के अंदर आएंगे आप उसको प्रॉपर्ली पुट करके और आपका जो सम है या जो प्रश्न है उसको आप सोल्व कर सकते हो। इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका आगे इंजीनियरिंग आप आगे जहाँ भी आप वर्क करोगे उसके अंदर आपका बहुत ही यूज़फुल है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आपका जो रेगुलर जो सिलेबस है वो तो आप कर ही रहे हो, जैसे आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक व्यू बनाना, थर्ड एंगल में, फर्स्ट एंगल में, ये सब करना है। इसके अलावा जो बेसिक चीज़ जो आपको इम्पोर्टेंट है, मैं इस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि ये सब तो आपको करना ही है। मान लीजिए एक क्वेश्चन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ड्राइंग अच्छी आती है, उनका कॉन्सेप्ट मान लीजिए क्लियर है, लेकिन मालूम पड़ा कि
उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स कम आए, तो उसका मेन कारण उसका है उस बच्चे का लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम जो है, जो लाइन वर्क है, जो लाइनिंग वर्क है, वो ड्राइंग के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। कौन सी लाइन की थिकनेस क्या होगी, किसके अंदर, वो डिपेंड है। कहाँ मोटी होनी है, कहाँ पतली होनी है, कहाँ डार्क होनी है, कहाँ थोड़ी लाइट होनी चाहिए। पेंसिल लाइन ड्रॉ करते समय आपका, जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन कर रहे हो ड्रॉ, तो इसके अलावा वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हो, या लेफ़्ट टू राइट आप ड्रॉ कर रहे हो, तो पेंसिल का एंगल वो किस साइड में कितना डिग्री होना चाहिए। इसी तरह से आप पेंसिल की जो आप छीलते समय उसकी शार्प कर रहे हो, तो वो उसकी वो कैसे रहनी चाहिए, शार्प करने का भी एक तरीका है, वो प्रॉपर आपका है या नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं जो ड्राइंग के अंदर। इसके अलावा आप सर्किल ड्रॉ कर रहे हो, उस समय आप कंपास का कैसे यूज़ कर रहे हो। सर्किल ड्रॉ करते समय उसका कंपास का एंगल कितना होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना होना चाहिए। पेंसिल की नोक और लीड, पेंसिल की लीड की जो नोक है और आपकी जो कंपास की जो नॉब है, वो उसके अंदर कैसा कितना डिफरेंस रहना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, तब जाके आपका ड्राइंग का जो लाइन वर्क है वो आपका बेटर रहेगा, और आपकी जो ड्राइंग के अंदर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, और आगे भी आप जहाँ भी वर्क करोगे आप अच्छी ड्राइंग आप बना पाएंगे। ट्रेड थ्योरी के अंदर आपको क्या करना है ताकि आपका सीखने का जो तरीका है वो बदले, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। उसमें आपको हर लेसन के अंदर आपको पहले क्या करना है, एक पैराग्राफ आपको रीड करना है, खुद को रीड करना है। खुद को रीड करने के बाद में आपको उसमें से क्वेश्चन बनाने हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन का मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जिनके आंसर वन वर्ड हो, वन वर्ड या सिंगल वर्ड या सिंगल लाइन वाले उसके आंसर हो। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने हैं और मैगजीन बनाना है। जितने उस पैराग्राफ में से मान लीजिए 10 क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं तो बनाइए, 25 बन सकते हैं तो बनाइए। आप ये ट्राई कर सकते हैं, पूरे कीजिए कि इस पैराग्राफ से मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं कैसे बना सकता हूँ। वो क्वेश्चन आप बनाइए। तो छोटे क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे घरों के अंदर कौन सी इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है, तो उसका आंसर आपका है ऐसी। तो ये है एक शब्द का क्वेश्चन। इसी तरह से समकोण त्रिभुज के अंदर कम से कम एक कोण कितने डिग्री का होगा तो वो समकोण कहलाएगा, तो 90 डिग्री। तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको जो है वो बनाने हैं। और इस तरह से ये जो क्वेश्चन आपने बनाए उसको पूरी मोटी नोटबुक के अंदर आपको बनाना है, और वो आपके लिए एक क्वेश्चन बैंक हो गई। क्वेश्चन बैंक हो गई तो ये, क्योंकि क्वेश्चन आपने खुद ने बनाए इसलिए आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा। और आपके एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर तो आपके ये इम्पोर्टेंट है ही है। इसके अलावा जब भी फ्यूचर के अंदर आप जो भी कंपटीशन एग्जामिनेशन दोगे, चाहे कंपनी हो या कोई गवर्नमेंट जॉब हो उसके लिए, तो वहाँ पे रिटन टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए ये क्वेश्चन बैंक आपकी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। दूसरी जो स्किल है इस पे, हेलो कहाँ ध्यान है, हाँ इधर 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 मेरे तरफ। दूसरी स्किल इमेजिनेशन पावर। इमेजिनेशन पावर का मतलब है आपकी कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति को बढ़ाइए, अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाइए। देखिए वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें बनी हुई है, जितने भी टूल्स इक्विपमेंट बने हैं, जितनी मशीनरी बनी हुई है, जिस मोबाइल के द्वारा आप मेरा वीडियो सुन पा रहे हैं, और जो भी चीज़ें आप बनी हैं वो 2 बार बनी है। पहला आपके माइंड के अंदर बनी है। माइंड के अंदर जिस भी साइंटिस्ट ने या जिस भी आविष्कारक ने आविष्कार किया तो उसने पहले उसको सोचा, दिमाग के अंदर कल्पना करी। कल्पना करने के बाद में उसको पेपर पर ड्रॉ करके उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया गया,
और बाद में वो एक्शन रूप में आके ये सब चीज़ें अपने तक आ पाई। तो आपकी जिस आदमी की कल्पना शक्ति अच्छी होगी तो वो अपने परफॉर्मेंस जोन के अंदर अच्छा कर पाएगा। कोई न कोई चीज़ ऐसा नहीं है गिटी पिटी चीज़ के अंदर या उस मेथड के ऊपर ही वो चलता रहेगा, क्योंकि यदि आपकी कल्पना शक्ति अच्छी होगी तो आप कल्पना कर सकते हो। आप कल्पना करके और बेटर आप कैसे कर सकते हो वो आपको इस शक्ति के द्वारा आप कर सकते हो। कल्पना करने के लिए आपको क्या करना है, कल्पना करके कोई भी एक पॉइंट दे दीजिए। डेली वन टॉपिक वन इमेजिनेशन। एक टॉपिक के ऊपर आपको एक पेज केवल एक पेज लिखना है, इमेजिन करके आपको लिखना है। मैं बोल रहा हूँ लिखना है आपको, हिंदी और इंग्लिश, उसी की हिंदी लिख लीजिए, इंग्लिश उसी की इंग्लिश लिख लीजिए। तो वो लिखने से क्या होगा, एक तो आपके हिंदी और इंग्लिश के अंदर आप यदि कोई गलतियां वर्तनी संबंधी आप यदि कोई गलती कर रहे हैं तो वो भी आपके पकड़ में आ जाएगी और उसको आप रिपीट करके करेक्शन करके और उसको आपको शुद्ध कर सकते हो आप इसके लिए। दूसरा है इमेजिनेशन पावर में, एक तो मैंने जैसे बताया आपको रिटर्न में करना है, उसके अलावा जैसे एक इमेजिनेशन पावर का मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। सपोज करो आपने इमेजिनेशन करी कि आप एक कोई भी पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट बन गए, तो आप इमेजिन कर रहे हो लोको पायलट आप बन गए। इसी तरह से आपने अपना बहुत बड़ा एक ऑटोमोबाइल का सर्विस सेंटर खोल लिया, ये इमेजिनेशन है। इसी तरह से आप इमेजिन कर सकते हो आपकी भाभा एटॉमिक सेंटर के अंदर आपकी सीनियर टेक्नीशियन या जूनियर इंजीनियर के पद पर आपकी जॉब लग गई। तो ये आपको डेली आपको कल्पना करनी है। डेली आप नए नए पॉइंट ले लीजिए अपने हिसाब से, आप बिल्कुल भी कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, लेकिन आपको डेली आपको इमेजिनेशन करनी है। तो पहले मैंने बताया कि वो इमेजिनेशन का आपको एक पेज आपको लिखना है। दूसरा है जो आपको इमेजिनेशन किया, जैसे आपने लोको पायलट का बताया, तो इमेजिनेशन से संबंधित कोई न कोई चित्र बनाइए। उससे चित्र जैसे लोको पायलट से संबंधित है, आप रेलवे प्लेटफॉर्म का चित्र आपका हो सकता है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे क्राउड है उसका चित्र हो सकता है, स्टॉल्स वगैरह हो सकती है, सिग्नल्स वगैरह का हो सकते हैं। ये सब जो चित्र है आपका रेलवे इंजन का चित्र हो सकता है, अंदर का चित्र हो सकता है। तो इमेजिन करके आप ये एक आपको डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ये आपकी इमेजिनेशन स्किल को इम्प्रूवमेंट करेगा। इसी तरह से एक और आपको ये चीज़ करनी है, ये 3 स्टेप में आपको करना है। तीसरी स्टेज जो इसकी है वो है आपको जो आप इमेजिन किया है उसको आपको फिल्म के रूप में आंखें बंद करके आपको फिल्म के रूप में आपको उसको देखना है। फिल्म के रूप में आपको कैसे देखना है, जैसे आप पैसेंजर ट्रेन के आप लोको पायलट बन गए, तो ये आपको जैसे 10:15 बजे आपकी ट्रेन है, तो आप घर से कितने बजे निकल रहे हो, आप प्रैक्टिकली देखिए कि मैं वो कर रहा हूँ। आप घर से आप निकले मोटरसाइकिल को और गए, आप स्टेशन पर जाकर आपने मोटरसाइकिल खड़ी करी, उसके बाद में आप जो भी आपके पहले जो लोको पायलट थे उनसे आपने चार्ज लिया, उसके बाद में जो भी कमी पेशी है आपने वॉच करी इंजन को, और उसके बाद में आपका जो समय हो गया उसमें आपने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में आपने इंजन को आइडलिंग स्टेज के ऊपर कुछ समय के लिए आपने स्टार्ट रखा, आपने हॉर्न लगाया, हॉर्न के बाद में आपने धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाई और एक डेफिनेट स्पीड बढ़ने के बाद में आपने और उसकी स्पीड तेज़ कर ली। उसके बाद में ये स्टेशन आया, उस स्टेशन पर आपने कितनी देर रोका, उसके बाद में आगे कितने स्टेशन कौन कौन से स्टेशन आया, तो ये और फाइनल स्टॉपेज आपका कब रहा और आपने उसको चार्ज हैंड ओवर दूसरे जो लोको पायलट हैं उनको कितने बजे कैसे दिया, ये सारा आपको पूरा इमेजिनेशन का दृश्य आपको पूरी फिल्म देखनी है। तो ऐसे करके आपको डेली आपको नए नए पॉइंट लेना है। तो इस तरह से आपकी कल्पना शक्ति बढ़ जाएगी। कल्पना शक्ति आपको बढ़ जाएगी तो आपका जो काम करने का जो तरीका है, कहीं भी आप करोगे तो धीरे धीरे आपका माइंड नई नई चीज़ें सोचने के लिए तैयार रहेगा। देखिए, माइंड पे जंग मत लगाइए, इसको थोड़ा सा काम में लीजिए। जैसे 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 इसकी परतें खुलेगी ये आपकी और अच्छा करने लग जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको 2-3 महीने के अंदर आपका माइंड को इतना डेवलप कर लूँ कि आपके अंदर से
और ऊर्जा निकले और आपकी ट्रेनिंग के अंदर इतना अच्छा मन लगने लग जाए कि आप अपना जो परफॉर्मेंस जोन है उसको बहुत अच्छा कर सको। तीसरी जो पावर जो स्किल जो आपकी परफॉर्मेंस जोन को सुधारने के लिए जो काम आएगी वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है संप्रेषण कला, आपकी संप्रेषण कला। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जानते सब कुछ हैं, लेकिन वो ज़िंदगी के अंदर केवल पीछे एक कारण से रह जाते हैं कि अपनी चीज़ वो दूसरों को कह नहीं पाते हैं। किसी कंपनी के अंदर, बहुत अच्छी कंपनी के अंदर सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया कि वो अपनी जो चीज़ है इंटरव्यू के समय में वो अपनी बात कह ही नहीं पाए। उनको आता सब कुछ था, लेकिन वो जो है अपनी बात कह नहीं पाए। तो उसके कारण से क्यों नहीं कह पाए? क्योंकि उनके मन के अंदर एक डर है, शंका है। जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। पिछला वाला जो वीडियो पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। उस वीडियो को बहुत सभी ने सराहा और उसके लिए बहुत बहुत आपने प्यार दिया। और वो जो आपका यही प्यार मेरे को और आगे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। और मैंने ये तय किया, ये जो इस मोटिवेशंस, आपकी जो ट्रेनिंग के ऊपर जो मोटिवेशन के लिए मैं जो ये वीडियोस दे रहा हूँ, एक सीरीज़ के रूप में मैं इसको जारी रखूँगा। और ये प्रत्येक वीडियो आपस में इंटरलिंक रहेगा ताकि आप अच्छी तरह से उसको समझ पाएँ। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि प्रत्येक वीडियो आप उसको देखें, कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। और किसी कारण से यदि आपका वीडियो मिस हो गया तो बाद में भी उस वीडियो को आप देख के आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपका आगे वाला वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ जाए। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जैसा मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल, इस तरह आपको इंस्टीट्यूट के अंदर हिंदी बोलने का प्रयास आपको करना चाहिए। कई बच्चे इंस्टीट्यूट के अंदर भी क्या करते हैं, अपनी आंचलिक भाषा, ग्रामीण भाषा बोलते हैं, जैसे कोड़ो जावे छे, काय करियो छे। तो ये भाषा जो है आगे जाके आपको महसूस होगा कि आगे आपके परफॉर्मेंस जोन में जो है बाधक आपको बनेगी। इसलिए आपको हिंदी पे थोड़ा सा बिल्कुल हिंदी ही बोलें। और इसके साथ साथ में इंग्लिश, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आपको जैसे मैंने बताया कि आपकी इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए और ये दोनों भाषाएं आपकी शुद्ध रहे। इसके लिए आपको आपस में हिंदी और इंग्लिश के अंदर ऊपर ही आपको वार्तालाप आपको करना है, डिस्कशन करना है। इंग्लिश आपको आपस में किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको डिस्कशन आपको करें, चाहे स्टार्टिंग के अंदर आप कैसे भी टूट फूट या गलती वाली बातें बोले कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बोलने का पूरा प्रयास करें। तो इस तरह से आपका ये कम्युनिकेशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और ये जो तीनों कलाएँ आपका सुधर जाएगी। और आप जब भी इंस्टीट्यूट के अंदर पुनः आएंगे तो आपके अंदर नई ऊर्जा के साथ में आप ट्रेनिंग के लिए आप तैयार रहेंगे। और मेरा इस वीडियो के अंदर लंबे समय तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतजार कीजिए। धन्यवाद।